साथियों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा विषय रखना चाहता हूँ जिससे आप भली भांति परिचित भी हैं और अक्सर आप इस बात को सुनते भी होंगे। विषय है आज का वार्ता और समस्या का समाधान। साथियों, किसी भी विषय, चाहे वह युवाओं के आक्रोश से संबंधित हो, युवाओं की पढ़ाई से संबंधित हो, या अन्य किसी विभाग में उनकी समस्याओं से संबंधित हो, चाहे प्रदेश स्तर की समस्या हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की समस्या हो, उन सभी समस्याओं का समाधान का केवल एक ही मार्ग होता है, वो होता है वार्ता। वार्ता हमेशा दो पक्षों के बीच में हुआ करती है। आज देखने में आ रहा है कि पूरे प्रदेश में, या यूं कह सकते हैं कि पूरे देश में, जब से कोविड-19 बीमारी का प्रारंभ हुआ, उसके बाद उसका दूसरा वेरिएंट और वर्तमान में तीसरा और वेरिएंट ओमिक्रॉन नाम से देखने में आ रहा है। सरकार किसी न किसी रूप में जिस तरह से तमाम तरह के कर्फ्यू, बंद या अन्य किसी चीज़ पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, वह किसी भी दशा में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। साथियों, आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में हो, तमाम छात्र छात्राएं जो बीएड और बीटीसी की डिग्री लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग क्या है? मांग उनकी रोजगार के संबंध में है। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी योग्यता के अनुरूप जो टीचर भर्ती है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, उन पदों को भरने के लिए तत्काल विज्ञापन जारी करे। वही नहीं, शिक्षा क्षेत्र में नहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हों, होम्योपैथिक डॉक्टर हों, यूनानी डॉक्टर हों, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हों, तमाम हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स के अभाव में खाली पड़े हुए हैं। समझ में नहीं आता कि सरकार आखिर चाहती क्या है। सरकार आम जनता के हित के लिए सत्तासीन होती है, जनता उसको बड़ी उम्मीदों के साथ चुन करके कुर्सी पर बैठाने का काम करती है, तो ये क्या जो इनके घोषणा पत्र होते हैं उसको भूल जाते हैं, जनता से किए वादों को भूल जाते हैं, जिसके कारण आज लोगों में आक्रोश है। आज युवा सड़क पर आंदोलनरत है। किसी भी विभाग में कर्मचारी अपनी मांग को प्रबंधन के सामने रखता है, लेकिन प्रबंधन उन विषयों का समाधान नहीं करना चाहता, और जब आंदोलन गति पकड़ता है तो अंततः मजबूर होकर के सरकार या प्रबंधन में बैठे लोग वार्ता करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब वार्ता का एक उचित मंच, एक उचित वातावरण और एक उचित स्थान तय हो जाता है, तो उसमें उनकी मांगों को दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने अपनी समस्याओं को रखते हैं और अंततः समाधान निकलता है।
अभी परिवहन में प्रबंध निदेशक महोदय ने कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ से वार्ता की। आपने देखा कि प्रबंध निदेशक माननीय नवदीप रिनवा जी बहुत ही सकारात्मक रुख दिखाते हुए कर्मचारियों की जो प्रमुख समस्याएं थी उन पर विचार किया। संगठन के प्रतिनिधियों ने उनके सामने अपनी मांगें रखी। निगम प्रबंधन के लोग भी बैठे थे और उस वार्ता के दौरान परिवहन निगम में संविदा के रूप में काम कर रहे चालक परिचालक, उनके इलाज की कोई सुविधा नहीं थी। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने प्रबंध निदेशक महोदय के समक्ष इस समस्या को रखा। प्रबंध निदेशक महोदय ने उस पर विचार करने का आश्वासन दिया और कहा कि यह बात से मैं सहमत हूं कि इन कर्मचारियों को भी इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र सभी लोगों के बीच में काम कर रहा है, इसलिए हमेशा राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित की बात करने वाला इस संगठन के पदाधिकारियों ने उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी चर्चा की। उन सेवानिवृत्त कार्मिकों को जो सेवानिवृत्ति के बाद एक बहुत ही अल्प धनराशि पेंशन के रूप में प्राप्त करते हैं, जिससे उनका दो लोगों का भी भरण पोषण नहीं हो सकता, तो अपना इलाज कैसे कराएंगे? इस चीज़ को चिंता करके संगठन के पदाधिकारियों ने प्रबंध निदेशक महोदय के समक्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज कराने के लिए, इलाज की सुविधा देने के लिए निवेदन किया। उनके सामने अपनी मांग रखी और प्रबंध निदेशक महोदय ने भी उस पर सहमति व्यक्त किया। इतना ही नहीं, 1000 नई बसों की खरीद के लिए भी, साथ ही साथ संविदा के वो कर्मचारी चालक परिचालक जिनको 6000 किलोमीटर और 24 दिन ड्यूटी करने पर 17,000 रुपये और 22 दिन ड्यूटी 5000 किलोमीटर करने पर 14,000 रुपये वेतन मिलता है। अगर वो अतिरिक्त किलोमीटर करते हैं तो उसका उनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो इस पर भी संघ ने अपनी बात रखी और प्रबंध निदेशक महोदय ने इस बात से सहमत दिखे। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कर्मचारी 6000 या 5000 किलोमीटर से अधिक किलोमीटर करता है तो उसे उसका अतिरिक्त भुगतान मिलना चाहिए। तो इस तरह से संविदा के लोगों को भी उन्होंने अपने परिवार का सदस्य मानते हुए अच्छी सुविधा देने पर सहमति जताई। इतना ही नहीं, जब संगठन प्रतिनिधियों ने कहा कि इन संविदा के कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पद रिक्त पड़े हुए हैं और अगर इनका सबका समायोजन कर दिया जाए उसके बावजूद ही पद रिक्त रह जाएंगे, तो इन्हें शीघ्र नियमित किया जाना चाहिए। प्रबंध निदेशक महोदय ने कहा 2001 तक के लोगों का तत्काल नियमितीकरण का आदेश शासन से हो जाएगा। मैं स्वयं भी इस बात के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। इतना ही नहीं, उन तकनीकी कर्मचारियों को जो आउटसोर्सिंग और ठेकेदारों के माध्यम से हैं, अपने कार्यशालाओं में परिवहन निगम की काम कर रहे हैं, उनके 5000 तक के वेतन दिए जाने का संघ ने विरोध किया। तो ये मैं प्रबंध निदेशक महोदय ने उसे भी बढ़ाने का आश्वासन दिया है। इस तरह से परिवहन निगम में कार्यरत जो भी कर्मचारी हैं
नियमित कर्मचारियों को डीए बढ़ाने की बात कही गई और उस पर भी उन्होंने कहा जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाएगी तो हम लोगों ने उसे इस बात का प्रस्ताव दिया कि आप गाड़ियां खरीदिए, गाड़ियों को चलाइए, आम जनता से जुड़ा हुआ ये उद्योग है, हम उनके बीच में जाएंगे, हम उनको अच्छी सेवाएं देंगे तो निश्चित रूप से हमारी आय बढ़ेगी और हम अपने देयकों को पाने के लायक भी बन सकेंगे। साथियों, इतना ही नहीं, यह तो परिवहन निगम की बात है। अभी जो आंदोलन इको गार्डन में चल रहा है उस पर भी तमाम अभ्यर्थियों ने यही बात कही कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है कि जो भी एग्ज़ाम्स देते हैं उसके पेपर लीक आउट हो जाते हैं। किस तरह की व्यवस्था है? यह व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वास्तव में वर्षों तक मेहनत करने के बाद अगर उन बच्चों को जो पूरी तैयारी के साथ अपना एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम के पेपर्स लीक हो जाते हैं और फिर बाद में उसे कैंसिल कर दिया जाता है तो वो अवसाद के शिकार हो जाते हैं। टीचरों ने जब आंदोलन किया तो बार बार अभी मीडिया में दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही, बाकी बड़े जितने भी मीडिया हैं, चाहे वो आज तक का चैनल हो, चाहे एबीपी न्यूज़ का चैनल हो, ये उन समाचारों को दिखाते ही नहीं हैं कि एक गर्भवती महिला, उसको भी पुलिस प्रशासन ने बेरहमी से मारा जिससे उसकी हालत बिगड़ती चली गई थी। अभी भी एक विद्यार्थी को पीटा गया, जेल में डाल दिया गया और धरने पर बैठे ये सारे के सारे लोग विद्यार्थी एक स्वर से मांग कर हमारे साथी को छोड़ा जाए, सरकार इन रिक्तियों को घोषित करे और हमें रोजगार दे। हर क्षेत्र में निजीकरण की बात होती है। आज सरकार पूरी तरह से निजीकरण पर ही जोर लगाए हुए है। समझ में नहीं आता कि निजीकरण से आखिर हासिल क्या होगा। आज हम दुनिया के दूसरे देशों से तुलना तो करते हैं, लेकिन अगर निजीकरण होता है तो निजीकरण में यह पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला होता है, क्योंकि जो प्रमुख अधिकारी होता है उसका तो वेतन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उन श्रमिकों का वेतन 5,000, 8,000 या 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है और वो इस महंगाई के दौर में अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। साथियों, वीडियो में कई विषय जुड़ गए, लेकिन वार्ता जो शब्द आया इस पर मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि इन धरना पे, आंदोलन पे बैठे जो मांग कर रहे हैं उनको भी वार्ता करके इन विद्यार्थियों का समस्याओं का समाधान करे। हर क्षेत्र में जो भी पद रिक्त हैं उन पदों पर वार्ता करके सरकार अपने कैबिनेट में बैठा करके लोगों को, सचिवों से विचार विमर्श करके उन सारे पदों की रिक्तियों को घोषित करे और उन पर योग्य अभ्यर्थी जो भी हैं परीक्षाओं के माध्यम से पारदर्शिता के साथ उनका चयन करे, जिससे कि सभी विभाग सुचारू रूप से चल सके। निजीकरण का विचार त्याग करके, निजीकरण से कहने की बातें हैं कि निजीकरण से लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर पब्लिक सेक्टर की चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी तो प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से हावी होगा और वो मनमाना करने लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि यह पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला होगा और रोजी रोजगार को ख़त्म करके देश के विकास में बाधक बनेगा। आज के वीडियो में इतना ही। किसी भी समस्या का समाधान केवल वार्ता होती है
और जब तक दोनों पक्षों में वार्ता नहीं होगी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। धन्यवाद साथियों। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव दें, जिससे और अच्छे वीडियोस के साथ आपके सामने फिर नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।